आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमने अपने पिछले वीडियो में सीएफटी पढ़ा रहे थे, तो टाइम ज़्यादा होने की वजह से हमने वहीं रोक दिया था। ठीक, तो कुछ सीएफटी के कॉन्सेप्ट बच गए हैं जो हम यहाँ भी पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने से पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ही है ना। ये नया साल आपको मुबारक हो, आपके परिवार को, आपके घर वालों को। ठीक, तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या? फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हमने कल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत अच्छे से पढ़ा है और कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाला भी है, बहुत अच्छे से निकाला है। ठीक, तो अगर आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में समझना हो तो हमारे आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं, इसके पहले वाले में उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाली है और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप कहीं नहीं पढ़े होंगे तो जो कहीं नहीं पढ़े होंगे वो मेरे वीडियो में मिलेगा, जो एनसीईआरटी की एक एक चीज़ उसमें मिलेगी। ठीक, तो आप लोग यहाँ देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक, देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम आयन। ठीक, तो इसमें देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम आयन। ठीक, अब दूसरा क्या है? जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, आप लोग जेड इफेक्टिव जानते ही होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े हैं। ये पीरियोडिक टेबल में होता है ना, तो ये 12th का चैप्टर है। तो आप लोग, मैं यही मान के चलूँगा कि आपको जेड इफेक्टिव बहुत अच्छे से आता होगा और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक, देखिए, दो हो गया, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम आयन और जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तीसरा क्या हो गया? तीसरा ये है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ये क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। इसमें क्या कर रहा है? देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम लोग क्या करते थे? डी ऑर्बिटल लेते थे, ये आइसोलेटेड एटम का डी ऑर्बिटल लेते थे ना, तो हम इसको Eg और इसको T2G में तोड़ देते थे। ठीक, तो ये क्या होता था? ये डेल्टा नॉट होता, ये क्या होता था? स्प्लिटिंग एनर्जी होती ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है जो टूट रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा ना, तो किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। जितना सेंट्रल मेटल एटम पे, जो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम होगा उस पर कितना चार्ज होगा उस पर डिपेंड करेगा। जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का जेड इफेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जो लिगेंड उसके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जुड़े हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, अगर ये सब है तो जितना ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड में अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। ठीक, तो आप देखिए ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट ये है, डेल्टा sp की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की, फिर डेल्टा टेट्राहेड्रल की। ठीक, आपको अगर पूछ ले ज्योमेट्री में कि डेल्टा sp दिया हो, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, वो मतलब ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा t, तो इसमें स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा कितना होगा, किसमें होगा? डेल्टा sp में, फिर डेल्टा नॉट में, फिर डेल्टा टेट्राहेड्रल में। ठीक, तो डेल्टा sp इक्वल टू होता है 1.30 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा टेट्राहेड्रल होता है 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब हम आपको बताएंगे क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, कि स्टेबिलिटी किन किन चीज़ों में डिपेंड करती है। ठीक, तो आपको हम स्प्लिटिंग बताएंगे तो क्या होगा? और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगी। ये देखिए यहाँ पे ये हेडिंग है, इस पे देख लीजिए, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? वही है, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा क्या है? जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तीसरा क्या है?
स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। चौथा क्या है, चिलेशन इफेक्ट, क्या है, चिलेशन इफेक्ट। पांचवा क्या है, 1/, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, अब देखिए हम जब वीबीटी पढ़ रहे थे तो वीबीटी जो थी वो ना तो स्टेबिलिटी को तो वो नहीं कर पाई थी ना, तो यहाँ पे हमारी सीएफटी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगी। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करेगी। ठीक, ये देखिए स्टेबिलिटी यही है कि चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, जितना सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। फिर ये सब देखिए क्रम वाइज में लिखे हुए हैं। ठीक, तो पहले जब क्वेश्चन करेंगे तो पहले इसको देखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक, तो दूसरा क्या है, जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तीसरा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। चौथा क्या है, चिलेशन इफेक्ट। और पांचवा क्या है, 1/, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, तो अभी देखिए मैंने फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का कुछ थ्योरी था बता दिया। ये बता दिया ज्योमेट्री में कि किसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ये डेल्टा एसपी ये एनसीईआरटी में दिया है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। हम अभी क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसमें अभी यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, हम क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमने अपने अभी पढ़ाया था कि जो स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है और कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो हम उसी के हिसाब से क्वेश्चन लाए। देखिए कंपेयर स्प्लिटिंग एनर्जी, हम इन तीनों क्वेश्चन में स्प्लिटिंग एनर्जी को कंपेयर करेंगे। इसमें क्या लिखा है, विच इज मोर स्टेबल। ये सब कॉम्प्लेक्स बने हैं, इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे नीट में जेई में आते हैं। ठीक, बोर्ड में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो एनसीईआरटी में दिया है ये सब, तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें ज़्यादा होगी। ठीक, तो देखिए ये वाला ये पहले क्या था, स्प्लिटिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके किस पे था, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, तो और क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। ठीक, मैं आपको ये बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए फिर से लिखा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस इतना देख लीजिएगा कि ये क्या है, चार्ज ऑन। पहले हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कंपेयर करने के लिए पहला कौन है, फर्स्ट पे हमने क्या बताया था, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो हम देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज क्या है। ठीक, तो देखिए जो हम चार्ज इस पे लिखेंगे तो जो H2O ये न्यूट्रल लिगेंड होता था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता था। ठीक, तो हम जब चार्ज निकालेंगे इसका, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये x हो गया, तो क्या करेंगे, ये x + 0 = ये +3, ये 3, तो x = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, +3, तो Fe किसमें है, +3 में है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें देखिए ये भी न्यूट्रल है, तो ये क्या हो जाएगा, Ru +3 में। ये क्या है, ऑस्मियम, ये Fe +3 में, ये भी न्यूट्रल ना। तो ये देखिए चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम ये सब में बराबर है। ठीक, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम सब कॉम्प्लेक्स में +3 है। ठीक, तो अब हम पहला हमारा स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, ये चेक करेंगे जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हम जेड इफेक्टिव फाइंड करेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक, तो देखिए हम जब FeRuOS ये कौन से, जब हम वो पढ़ते थे, जब क्या पढ़ते थे हम लोग, पीरियोडिक टेबल। ठीक, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे तो ये आता था 8th बी में। ठीक, तो जब हम ऊपर से नीचे जाते थे, जब पीरियोडिक टेबल में हम जब इसका जेड इफेक्टिव फाइंड करना होता था, जब हम ऊपर से नीचे आते थे तो जेड इफेक्टिव इसका बढ़ता था। इसका मतलब हम लोग इसको कैसे याद किए थे, फिर रूठा ओसामा। ठीक, तो देखिए जब हम ऊपर से नीचे आएंगे
ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। इसका जेड इफेक्टिव इससे ज़्यादा होगा, इसका जेड इफेक्टिव इससे ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे आने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। ठीक, तो देखिए फिर रूठा ओसामा यही चीज़ है ना, तो सबसे ज़्यादा इसका जेड इफेक्टिव होगा तो सबसे ज़्यादा इसका जेड इफेक्टिव होगा। ठीक, स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी सबसे ना। अब देखिए फिर ये आर यू आया, फिर इससे ज़्यादा एफ से ज़्यादा आर यू है, तो ये देखिए। ठीक है ना, तो इस तरह आप लोग स्प्लिटिंग एनर्जी को कंपेयर करिएगा। ठीक है ना, तो अब दूसरे क्वेश्चन को हम कंपेयर कर, देखिए ये आप लोग अच्छे समझ लीजिए। ठीक, इसमें थोड़ा पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आ गया, इतना जान लीजिए कि ए पी आर यू ओ एस में 8th बी में था, तो हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक, इस मतलब ग्रुप में ना, फिर रूठा ओसामा इस ग्रुप में, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग ये वाला करते हैं, ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स दिया है ना, तो ठीक है देखते हैं। पहले चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, पहले इसमें क्या फाइंड करेंगे, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, तो देखिए इसका क्या चार्ज है, फाइंड कर लेते हैं हम, इसका क्या चार्ज है। एनी का चार्ज फाइंड करना है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो, एक्स Cl -6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू ये +2 में आ गया। ठीक, मैं बताया बहुत अच्छी से निकालना x, तो ठीक है ये x है, ये क्या है, न्यूट्रल है, 0 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू ये भी 2 आ गया। समझ गए, तो ये वाला देखिए Ni x -6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू 2, तो इन सब में देखिए Ni सब में +2 में है। ठीक, Ni इसमें +2 में है, इसमें +2 में है, इसमें भी +2 में है। ठीक, तो सब में निकिल जो है +2 में है, सब में निकिल +2 में है, तो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम सब में बराबर है। ठीक, जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आप फाइंड करेंगे, जेड इफेक्टिव सेंट्रल मेटल एटम फाइंड करेंगे, देखिए वही है, निकिल निकिल निकिल, तो जेड इफेक्टिव सबका बराबर ही होगा ना, ये भी निकिल, ये भी निकिल, ये भी निकिल, निकिल +2, निकिल +2, निकिल +2, तो जेड इफेक्टिव जो इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि सब सेम है, तो जेड इफेक्टिव बराबर हो गया। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम बराबर हो गया, जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बराबर हो गया। अब तीसरे केस में आते हैं, तीसरे में प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा है। ठीक, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, अब क्या फाइंड करेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, इससे क्वेश्चन हो सकता है हमारा। ठीक है, देखिए Cl तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कौन सा है, कौन सा लिगेंड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो मैंने आपको बताया था सी डोनर और एन डोनर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो अगर सी डोनर एन डोनर हो गया तो पहले सबसे ज्यादा कौन स्ट्रॉन्ग होता है, सी डोनर, फिर एन डोनर, ये हाइड्रोजन आ गया। ठीक, तो हाइड्रोजन वीक फील्ड लिगेंड होता था, तो चलिए ठीक है इसको देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इसका सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर ये है, समझ गए ना। तो आप लोग देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये लिगेंड है, तो इस सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी हो जाएगी, फिर ये है, फिर ये है। ठीक, तो हम लोग इसी तरह प्रायोरिटी ऑर्डर में चेक करेंगे, पहले किसको चेक करेंगे, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, फिर जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक, अब देखिए, अब ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम फाइंड करते हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, तो देखिए x है -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +2, ये क्या हो गया, x -6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +2। देखिए इसमें निकिल +2 में है, इसमें भी निकिल +2 में है, इसमें भी निकिल +2 में है। ठीक, तो निकिल +2 में, निकिल +2 में है। ठीक, तो चार्ज तो बराबर हो गया, अब किस में आएंगे हम, चार्ज बराबर हो गया, अब जेड इफेक्टिव आएंगे। देखिए निकिल +2, निकिल +2, दोनों की जेड इफेक्टिव बराबर है, सेम है, दोनों सेम है, तो दोनों का जेड इफेक्टिव भी बराबर होगा। ठीक है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम बराबर हो गया, जेड इफेक्टिव बराबर हो गए। अब क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, देखिए Cl स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड दोनों में क्या है, बराबर, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन। तो अब क्या करेंगे, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, ये होगा जब ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से भी नहीं हो रहा है, तो ये होगा ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल।
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो हमने अभी पढ़ा था कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्योमेट्री में किसकी ज़्यादा होती है, तो हमने अभी लिखाया था डेल्टा एसपी की ज़्यादा होती है, फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की, फिर डेल्टा टेट्राहेड्रल की। देखिए आ गया ना, इसलिए हमको इसको कहे थे कि आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। तो अब देखिए कि मतलब कि स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी, इन दोनों में, किस में, इसमें ऑक्टाहेड्रल में ना। तो ये किससे होगा, ये वाला होगा, समझ गए ना, ये वाला इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, कंपेयर स्प्लिटिंग एनर्जी, तो इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ये किससे हुआ है, जियोमेट्री से, ठीक, ये ज्योमेट्री से हुआ है। अब देखिए ये हम इसको करेंगे क्या, ये करके दिखाओ। चलो हम लोग ये देखते हैं, ये करते हैं, विच इज मोर स्टेबल। अब हम स्टेबिलिटी पे आ गए। अभी हम लोग क्या कंपेयर कर रहे थे, स्प्लिटिंग एनर्जी। अब हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, विच इज मोर स्टेबल। तो देखिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने स्टेबिलिटी का कुछ ऑर्डर दिखाया था कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो मैंने स्टेबिलिटी का क्या दिखाया था, विच इज मोर स्टेबल। तो पहले हम चेक करेंगे क्या, चार्ज ऑन सेंटर मेटल एटम। तो चार्ज सेंटर मेटल एटम फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए ये x है, ये -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3, ठीक। ये क्या है, ये x है, ये +0 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू +3। ये क्या है, x है, -6 इक्वल टू, ये क्या हो गया -3, तो x इक्वल टू क्या हो गया +3, ठीक। ये हो गया। तो देखिए इसमें से यार क्रोमियम भी +3 में है, इसमें भी क्रोमियम +3 में है, इसमें भी क्रोमियम +3 में। देखिए चार्ज सब में बराबर हो गया, ठीक, चार्ज सब में बराबर हो गया। तो ठीक है, चार्ज सब में बराबर हो गया। अब देखिए हम जेड इफेक्टिव फाइंड करेंगे इसका पहले चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अब ये जेड इफेक्टिव, ठीक है। इसका जेड इफेक्टिव हम चेक करते हैं। जेड इफेक्टिव क्या होगा इसका, देखिए ये क्रोमियम, ये भी क्रोमियम Cr+3, ये भी Cr+3, ये भी Cr+3, ठीक। क्रोमियम +3, क्रोमियम +3, क्रोमियम +3। तो इसका मतलब कि जेड इफेक्टिव भी बराबर हो गया, है ना। इसका मतलब कि चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम भी बराबर है और जेड इफेक्टिव भी बराबर है। अब सोचिए अब क्या करेंगे। तीसरा नंबर क्या था हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड चेक करेंगे। देखिए ये सी डोनर, ये एन डोनर, ये क्लोरीन, मतलब कि ये सी डोनर, एन डोनर, ये हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है हमारा सी डोनर, ठीक। तो ये सी डोनर है, तो हम इसको सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली होता है वही सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होगा, ठीक। ये देखिए, अब देखिए एन डोनर है, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। तो अगर कोई कहे कि स्टेबिलिटी कंपेयर करो, अगर कोई कहे स्प्लिटिंग एनर्जी कंपेयर करो, तो दोनों का फार्मूला सेम होता है, दोनों सेम ही चीज़ में डिपेंड करते हैं, ठीक। मतलब सेम ही ऑर्डर में डिपेंड करते हैं, सेम ही होता है। आपको स्प्लिटिंग एनर्जी का जो ऑर्डर था वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक चीज़ याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि विच इज मोर स्टेबल, ठीक। देखिए आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा और अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो जहाँ भी दिक्कत हो वो कमेंट करेगा, मैं उसको बताऊंगा, ठीक। क्योंकि ये सब चीज़ें नीट में, जेई में, बोर्ड में पूछ लेता है, ठीक। तो आप लोग ये सब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सब जल्दी कोई टीचर बताता है नहीं, मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी नहीं बताया गया था, ठीक। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से जान लीजिए। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज मोर स्टेबल ना, विच इज मोर स्टेबल। चलिए देखते हैं विच इज मोर स्टेबल। तो पहले क्या निकालेंगे हम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो ठीक है, एक्स ये न्यूट्रल था, +0 इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा, ये +2 है, ठीक। अब ये देखिए ये वाला, ये भी इस पे कोई चार्ज ही नहीं होता था, ये डाइडेंटेट लिगेंड होता था, बाइडेंटेट इथेन 1 टू डाई इन, हम लोग पढ़े थे इसको ना। तो ये डाइडेंटेट लिगेंड होता है, इसका कोई चार्ज ही नहीं होता, तो ये कहा जाएगा x + 0 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू +2,
ये क्या हो जाएगा, x -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। ठीक, तो देखिए निकिल +2 निकिल +2 निकिल +2, इसका मतलब है, लिख देते हैं यहाँ पे, निकिल +2 निकिल +2 निकिल +2। ठीक, देखिए निकिल +2 निकिल +2 निकिल +2, ये 4 जॉन सेंट्रल मेटल एटम बराबर हो गया। ठीक, 4 जॉन सेंट्रल मेटल एटम बराबर हो गया। अब देखिए, अब क्या हम फाइंड करेंगे, जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये भी निकल ये भी निकल ये भी निकल, मतलब जेड इफेक्टिव भी वही सेम चीज है, तो जो इसका हो जो इसका वही चीज होगा, जेड इफेक्टिव वही होगा। ठीक, तो देखिए 4 जॉन सेंट्रल मेटल एटम हम इसमें कंपेयर कर चुके हैं, और जेड इफेक्टिव। अब क्या कंपेयर करना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो देखिए EDTA है, ये क्या है, हेक्साडेंटेट होता था, ये बाइडेंटेट होता है, ये मोनोडेंटेट, ये तो न्यूट्रल था मोनोडेंटेट। तो सबसे ज़्यादा लिगेंड जब हम पढ़ते थे, लिगेंड जब मैंने पढ़ाया था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये था, फिर ये था, फिर ये था। ठीक, तो लिगेंड के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इसको होना चाहिए, फिर इसको स्टेबिलिटी में ना, सबसे ज़्यादा ये स्टेबल, फिर ये, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, चिलेशन इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है। मैंने चिलेटिंग रिंग का फार्मूला बताया था ना, डेंसिटी -1। ठीक, तो चिलेशन इफेक्ट इसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से चिलेशन इफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे डोमिनेट कर जाएगा। ठीक, जब डोमिनेट कर जाएगा तो हम स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इसमें काम नहीं करेगा, इस पर क्या काम करेगा, चिलेशन इफेक्ट। ठीक, तो हम देखिए निकालते हैं कि इसकी चिलेटिंग रिंग कितनी है। इसकी ये कौन सा, ये हेक्साडेंटेट है ना, ये हेक्साडेंटेट है, तो चिलेटिंग रिंग कैसे निकाल देते हैं, डेंटिसिटी -1, तो ये क्या है, हेक्साडेंटेट, डेंटिसिटी इसकी क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 - 1 इक्वल टू 5, इसकी क्या होगी 5 हो गया। ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड, तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1, ये 3 है ना, तो इंटू 3 इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। इसका डेंटिसिटी इसका मतलब चिलेटिंग रिंग 3, इसका 5, ये मोनोडेंटेट है, तो इसका मोनोडेंटेट एक ही है, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। ठीक, 0 इंटू 6 इक्वल टू 0, तो इसका क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए ठीक है, देखिए ना, इसका चिलेटिंग रिंग 0, इसका 3, इसका 5। ठीक, तो देखिए चिलेटिंग रिंग, इसका सबसे ज्यादा 5, इसका 3, इसका 2, इसका मतलब कि इसका 0, इसका 3, इसका 5। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने ये बताया कि इसमें स्ट्रेंथ ऑफ, जहाँ पे चिलेटिंग रिंग आ गई, चिलेशन इफेक्ट आ गया, वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड काम नहीं करेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग, मैं फिर इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, 4 जॉन सेंट्रल मेटल एटम से कंपेयर करिएगा, फिर क्या करिएगा, जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, फिर क्या करिएगा, चिलेशन इफेक्ट करिएगा, फिर क्या करिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, क्योंकि चिलेशन इफेक्ट जो होता है ऑलवेज डोमिनेट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, चिलेशन इफेक्ट ऑलवेज, ये ऑलवेज है, डोमिनेट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। चिलेशन इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो देखिए जो CFT मैंने पढ़ा रहा था कल, ये टॉपिक बच गया था, मैं आपको कुछ इसमें क्वेश्चन कराना चाहता था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए मैं नहीं कराया। ठीक, तो आज मैं इस CFT को मतलब कि एंड करता हूँ, फिर हमारा अगला टॉपिक होगा क्या, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो हम कलर बताएंगे। ठीक, तो इसको आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जो ना आए कमेंट करते रहिए। फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12 का मतलब चैप्टर एंड हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, P ब्लॉक पढ़ाऊँ कि D and A ब्लॉक पढ़ाऊँ कि फिजिकल में कोई पढ़ाऊँ, ठीक, ऑर्गेनिक में कोई पढ़ाऊँ। आप लोग जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वो फिजिक्स पढ़ेंगे, तो हमारे फिजिक्स सर जो आलोक सर हैं वो आपको अभी 10th का पढ़ा रहे हैं। जैसे ही 10th का एंड होगा वो कल लगभग कल मैग्नेटिज्म पे वो वीडियो बना देंगे। ठीक, तो आप लोग कोई रियाज अहमद करके कमेंट किए थे, तो आप परेशान मत होइए, आपको मैग्नेटिज्म जो है आलोक सर पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे।
तो पहले तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ना हो, 11th-12th कंपटीशन, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उस छोटी सी मतलब चीज़ पे जो शर्माइए नहीं, केमिस्ट्री है, खुल के पढ़िए। जब खुल के पढ़ेंगे, बिंदास होके पढ़ेंगे, टीचर से शर्माना नहीं है, आप एकदम बेहिचक बताइए। तो जब आप बेहिचक बताएंगे तो मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ जब आपको पता चलेगी तब आपको मजा आएगी केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक। नहीं तो ऐसे नहीं आएगी कि बड़ी से बड़ी चीज़ें पढ़ लो, छोटी चीज़ ना आए तो फिर आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा, तो आगे भी आप डगमगा जाएंगे, ठीक। तो पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक। थैंक यू।